वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ मंगल को सिडनी में हिंदुस्तानी तारकीन वतन के एक प्रोग्राम से खिताब किया। ये तकरीब सिडनी के कुरुस बैंक एरिना में मुनक्किद हुई। यहां लोगों की भीड़ देखने के काबिल थी। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3E यानी एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन जैसा रिश्ता कायम हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जयपुर की जलेबी का भी जिक्र किया। काबिल जिक्र है कि स्टेज पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने पीएम मोदी को बॉस कहकर मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि पीएम इज द बॉस। स्वागत किया गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई जो परंपरा है उसके माध्यम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी और खुले दिल से स्वागत करना। और लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे। वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम अल्बनीज़ को भी वहां जरूर ले जाइएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इशिता किशोर ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में टॉप किया है। उन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसके बाद गरिमा लोहिया, उमा हरथी एन और स्मृति मिश्रा है। सिविल सर्विसेज नताइज में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार ने भी शानदार मुजाहिरा किया है। ब्रगम अडूरू अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट ने इस बार यूपीएससी इम्तिहानात में मुल्क भर में 7वां मकाम हासिल किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया। वसीम अहमद भट्ट ने दूसरी मर्तबा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। इम्तिहानी नताइज बरामद होते ही पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। जम्मू कश्मीर से जुमला 7 उम्मीदवारों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फ़ोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। इनफाइनाइट सपोर्ट था, दे वर जस्ट गिविंग, एंड इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, द काइंड ऑफ बिलीफ दे हैड इन मी एंड द वे दे पुश्ड मी एंड द वे दे मेड एवरीथिंग ईजी फॉर मी, आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू देम। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट्स देते रहना है। और कभी भी निराश होने पर
रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप वहाँ जरूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा से मैंने सोची है जिसके टुवर्ड्स मैं काम करूं, पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये 2 चीजें हैं जिसके टुवर्ड्स मैं जरूर काम करना चाहूंगी। पहले भी उसने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, आज भी उसने क्वालिफाई किया। पहले उसका रैंक है 225, आज 7th रैंक आया है उसका। मैं बहुत खुश है। ये नाग के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, पूरे कश्मीर के लिए भी बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र, हम शुक्रगुजार है खुदा का। इंसान लक्ष बजिस वरियस कर इबादत, अगर अल्लाह ताला सुन सर साय आशस न यह लगन कुन असली फी अल्लाह ताला सत तम खड़ी मेहनत तम सुन बोट यह तम सुंद करम तम सुन फजल करम तो अमिस दितुन सो ताकत, अमिस दितुन सो शौक, तो ये शौक सत सठा मेहनत न शंगुन न करुन न कह, मगर बहुत तमिस रब्बुल इज्जत कुन सठा शुक्र गुजार। यूपीएससी नताइज के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं आपके रोशन मुस्तकबिल और बेहतरीन करियर की ख्वाहिश करता हूं। कौम की खिदमत करने और लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने का ये लम्हा है। वहीं उन्होंने नाकाम तुलबा की हौसला अफजाई करने के लिए भी ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि मैं उन लोगों की मायूसी को समझता हूं जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे तुलबा को आगे मजीद मौके मिलेंगे। हिंदुस्तान आपकी सलाहियतों और ताकतों को जाहिर करने के बहुत से मौके भी फराहम करता है। उन्होंने नाकाम उम्मीदवारों को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के मुजाहरे को आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। 23 अप्रैल से जारी ये मुजाहरा अब जंतर मंतर से निकलकर इंडिया गेट तक पहुंच गया है। आज पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला गया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनीश फोगाट वगैरह ने मार्च की क़यादत की। इस रैली में आपको बता दें खवातीन और आम लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिज भूषण की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मार्च खत्म होने के बाद पहलवान विनीश फोगाट ने कहा कि किसानों की तंजीमों और खाप पंचायतों के तौर पर हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया है कि 28 मई को नई पार्लियामेंट के सामने महिला महापंचायत होगी। इसमें हर तबके के लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन महापंचायत की क़यादत सिर्फ खवातीन करेंगी। बेटियों की न्याय की एक लड़ाई है, उसमें जो ये हिम्मत और ताकत जो हमें मिल रही है वो हमें लड़ने की हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है, और उसी के बलबूते हम 1 महीना हो गया हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और शर्म की बात है कि खिलाड़ी 1 महीने से बैठे हैं। लेकिन आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, पूरे देश में निकाला गया है। हमने जंतर मंतर से जाके इंडिया गेट हम गए हैं। पूरे देश का हमें समर्थन मिला है। हमारे जितने भी किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, महिला संगठन है, देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आए हैं। तो हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमें न्याय जल्द मिलेगा। और हम चाहते हैं हमें अगर न्याय मिलेगा तो देश की हर उस बेटी को न्याय मिलेगा जो जिनके साथ में गलत हुआ है और जो ऐसी उत्पीड़न का शिकार हो गया है। हम ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने पहले बताया था कि आज जंतर मंतर के पर बैठ के मीडिया के काफ़ी लोग हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। हम हर जगह जाएंगे, अब देश की अलग अलग जगहों पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे हम अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जाएंगे और देश के जो युवा हैं उनको इकट्ठा करेंगे, मातृशक्ति को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि अभी बताया है कि एक कुश्ती खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, भारत की 70 करोड़ महिला बहन बेटियों की लड़ाई है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 28 दिन से ये बेटियां यहाँ पर बैठी है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो खाप पंचायत ने ये निर्णय लिया कि इसका नेतृत्व महिला शक्ति करेंगी
और हमारे नौजवान साथी मिलकर उस पंचायत में ऐतिहासिक फैसले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से सरकार सुन नहीं रही है और देश के नौजवानों का भविष्य और मातृशक्ति की इज्जत की बात है, तो वही मिलकर फैसले लेंगे। और सामाजिक संगठन, किसान संगठन और खाप पंचायतें उनके साथ इनके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन पीछे रह के काम करेंगी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व हमारी महिला पहलवान और हमारी मातृशक्ति करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 28 मई को स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। इस ताल्लुक से लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ मौजूदीन को दावतनामे भेजे हैं। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन ने वजीर आजम की जानिब से पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। बहरहाल हुक्मरान जमात और ओपोजिशन की लफ्जी झड़पों के बीच मुल्क को नया पार्लियामेंट हाउस मिलने वाला है। हमारे नुमाइंदे ने इसकी पूरी तफसील बताई है। मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नया संसद भवन जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और ये जो नया संसद भवन है वो पुराने संसद भवन के ठीक सामने बना हुआ है। गौरतलब है कि अगर नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो इसका जो शिलान्यास था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। नए संसद भवन में पूरी तरह से आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो मूल्य हैं उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। संसद भवन के ऊपर ठीक भारत का जो एम्ब्लम है उसे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो शेर में के जो स्तंभ हैं वो वहाँ पर बने गए हैं और इसके साथ ही साथ जिस तरह से पूरी तरह से लेस पेपर का यूज जो है वो किया जाता है वैसा किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी जो विभिन्न मापदंड हैं उन्हें अपनाया गया है। हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 12 बजे 28 मई को 12 बजे लोगों को आमंत्रण कार्ड जो भेजा गया है उसमें 12 बजे का समय पहुंचने का बताया गया है और उसके बाद काफ़ी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का लोकार्पण जो है वो करेंगे। इस लोकार्पण कार्यक्रम में पूरी तरह से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा और उसी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नया संसद भवन देश को देंगे। कैमरा चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान बयानबाजी जोर पकड़ती जा रही है। देर असना मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें हर मामले पर सियासत करनी होती है। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है
75 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक वन आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स, तो उनको चुभा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की मुखालफत करेगी। ममता बनर्जी ने तमाम अपोजिशन जमातों से इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने की दरख्वास्त भी की है। ममता बनर्जी कोलकाता में दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर-ए-आला भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑर्डिनेंस के मामले में केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। ख्याल है कि अरविंद केजरीवाल गैर बीजेपी जमातों से हिमायत हासिल करने के लिए मुल्क का दौरा कर रहे हैं। इसी एपिसोड में वो मंगल को कोलकाता पहुंचे। केजरीवाल ओपोजिशन जमातों से अपील कर रहे हैं कि तमाम पार्टियां राज्यसभा में मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की मुखालफत करें। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स आल्सो, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो गिव वोट टू नॉन बीजेपी पार्टी दिस अगेंस्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा। मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम सिस्टम्स। ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए। दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था, और 1 हफ्ते के 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया, दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया। और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं। पंजाब के गवर्नर अभी जो मान साहब ने बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जनतंत्र में? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं। केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हुई कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं। सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको उन्होंने गिरा दिया, या तो खरीद के और या उन्होंने डरा के सीबीआई ईडी भेज के। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं। G20 के आज के सेशन भी कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। आज फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म पर खुसूसी बातचीत हुई। आज के सेशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 इजलास का होना खुद में एक बड़ी कामयाबी है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर लगातार गामजन है और ये इजलास इसी तरक्याती माहौल में बड़ा इजाफा है। वाज़रे लोग लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि मकामी सयाह तो आ रहे हैं मगर बैरून ममालिक से सयाह काफी कम आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से इजलास हुआ तो लोगों को तवक्का है कि अब बैरून ममालिक के सयाह भी कश्मीर का रुख जरूर करेंगे। G20 का आज दूसरा दिन था और आज के सेशन भी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए।
जिस तरह से सुबह ही हमने आपको अपडेट दिया था, आज फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म को लेकर बात हुई थी और उसी अंदाज में आज बातें हुई। जिस तरह से मनोज सिन्हा ने कहा था कि 300 से ज्यादा फिल्मों ने यहां पर शूटिंग की एप्लीकेशन दी थी, उनको परमिशन दिया गया है और उम्मीद की जा सकती है अब आने वाले वक्त में यहां पर बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी फिल्मों की शूटिंग होगी। और जब शूटिंग होगी, कश्मीर को मजीद फरोग मिलेगा, क्योंकि कश्मीर दुनिया भर में सयाहत को लेकर अपनी मुनफरिद पहचान रखता है और काफी वक्त से यहां पर फॉरेन टूरिस्ट काफी कम देखे गए थे। लेकिन जिस तरह से यह समिट हुआ, जिस तरह से यहां पर बड़े बड़े ममालिक से जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शिरकत की और उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब ये डेलीगेट्स वापस जाएंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ के एम्बेसडर बन के जाएंगे और अपने लोगों से जब वो कश्मीर की बात करेंगे कहीं ना कहीं वो भी अट्रैक्ट होंगे और वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोग भी लगातार ये मुतालबा कर रहे थे लोकल टूरिस्ट तो आ रहा है लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की कमी है। लेकिन जिस तरह से समिट हुआ, जिस तरह से इस समिट में बातें हुई, जिस तरह से फैसले हुए, तो यकीन किया जा सकता है अब फॉरेन टूरिस्ट यहां पर होगा। खासकर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होगी, क्योंकि जब शूटिंग होगी कश्मीर को मजीद फरोग मिलेगा, यहां के जो खूबसूरती है उसको मजीद फरोग मिलेगा और काफी सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब अट्रैक्शन होगा काफी सारे लोग आएंगे, जब लोग आएंगे यहां पर रोजगार के जराये भी फराहम होंगे। फिरोज वानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 श्रीनगर। न्यूज 18 के जरिए खादिमुल हुजाज को लेकर नश्र की गई खबर ने एक बार फिर बड़ा असर दिखाया है। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के जरिए खादिमुल हुजाज के लिए बजट जारी नहीं किए जाने से जहां हज कमेटी को मुश्किलात का सामना था और एमपी स्टेट हज कमेटी के जरिए खादिमुल हुजाज का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा था। सेक्युलर न्यूज 18 की खबर के बाद न सिर्फ महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने बजट जारी कर दिया, बल्कि आज खादिमुल हुजाज का सिलेक्शन भी कर दिया गया है। खास बात यह है कि स्टेट हज कमेटी ने पहली बार खादिमुल हुजाज के जुमरे में खवातीन को भेजने का फैसला किया है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की राज्य हज कमेटी ने मध्य प्रदेश से जो जाने वाले हाजी है उनके हाजियों के मान से 300 हाजी पर एक खादिमुल हुजाज जाता है। उस मान से 18 खादिमुल हुजाजों का चयन किया है और साथ ही 5 खादिमुल हुजाज को वेटिंग लिस्ट में चयन करके रखा है। और इसके साथ एक नई बात और हुई है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक नई पहल की है, हमारी बहनें जो बिना महरम के जा नहीं सकती थी उनको जाने की अनुमति दी है। तो ऐसी बहनों के लिए हमने खादिमुल हुज्जाज में भी एक बहन का सिलेक्शन किया है, जो बहन हमारी शीबा है इंदौर से। और साथ ही वेटिंग लिस्ट में भी किसी कारण से अगर वो बहन नहीं जा पाती है तो वेटिंग लिस्ट में भी हमारी बहन एक शाइस्ता जबीन सिद्दीकी है शहडोल से, उनका भी हमने सिलेक्शन किया है। सांबा जिले में जोगपुर के लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि उनके गांव के रास्ते की सड़क काफी गहरी कर दी गई है, जिसकी वजह से गांव तक जाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने उस वक्त तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह दिया जब तक हाईवे अथॉरिटी की तरफ से उनके गांव तक रास्ता हमवार नहीं किया जाता। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले हैं, ये मेरे गांव से लेके कोई 1 किलोमीटर ये 20 फुट रोड डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे कर रहे हैं 20 फुट। मेरा गांव पहले 10 फुट ऊंचा था, अभी 20 फुट हो गया, 30 फुट ऊंचा हो गया मेरा गांव। मेरे लोग जो बेकार हो गए वो कैसे जाएंगे लोग, उनके रास्ते बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। आज हमने धरना दिया है मेरे लोगों ने, और मैं भी सरपंच उनके साथ बैठा हूँ, और लोगों ने आज इनकी JCB वगैरह बंद कराई है इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमको नक्शा बताओ, क्या नक्शा बनाया आपने। मेरा कहने का मतलब, मेरे लोगों को कहने का मतलब ये है कि पहले DC साहब इधर आए और इधर आके देखें, मेरे लोगों की हालत भी देखें। कैसे जिएंगे हम, बताओ ना। 30-30 फुट इतनी गहराई में जिएंगे मरेंगे हम इधर, ये तो बताओ हमें। पहले गांव को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, कैसे करेंगे हम सब लोग, कैसे रहेंगे इधर, ये तो बताओ हमें। हमें जो प्लान है हमें पता तो चलना चाहिए, क्या होना है इधर, क्या नहीं होना, ये हमें पता चलना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।